राम राम दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज अधिगम के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम हड़प्पा सभ्यता की चर्चा कर रहे थे और कल मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ये बताया कि सभ्यता का सबसे पहली बार उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। 1856 में लाहौर से कराची के बीच बिछने वाली रेलवे लाइन में इस सभ्यता से संबंधित जो ईंटें थी उन ईंटों का प्रयोग किया गया। इस रेलवे लाइन के ठेकेदार या इंजीनियर जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने भी इन ईंटों को देखकर, इनकी प्राचीनता को समझकर और सरकार को इस सभ्यता के संदर्भ में उल्लेख किया। बाद में 1904 के बाद में जब जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने, तो उसके बाद इस कार्य के अंदर, इसकी खोज के अंदर गति प्रारंभ हुई। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल ज़िले में स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ पर सबसे पहले 1856 में जो मज़दूरों के द्वारा, रेलवे के मज़दूरों के द्वारा इस सभ्यता का, इस टीले का उत्खनन कर दिया गया था। अनौपचारिक तरीके से उत्खनन कर दिया गया था। 1922 में, अगले ही वर्ष यानी 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इस सभ्यता के दूसरे स्थल की खोज की गई, जिसे कहा जाता है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का शब्द है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये दूसरा स्थान था, दूसरा स्थल था जहाँ पर इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। उसके बाद में इस सभ्यता के अनेक स्थल खोजे गए। वर्तमान में इस सभ्यता के स्थल जो है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थित है। कल मैंने नक्शे के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि इस सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की। कल मैंने आपको इस सभ्यता के स्थलों का किन किन नदियों के आसपास स्थान था, अवस्थिति थी, उसको भी समझाने की कोशिश की। कल हमने मोटे मोटे रूप से इन सब चीज़ों की चर्चा कर दी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया होगा। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बार बार अभ्यास करने से, बार बार उसको रिपीट करने से वो चीज़ हमारे अंतस्मन के मन में पहुंचती है, हमारे अंतर्मन में पहुंचती है, वो हमारी हैबिट में पहुंचती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी चीज़ पढ़े तो आप उसका बार बार अभ्यास करें, लिख लिख कर अभ्यास करें। खैर, अब मैं आगे की यात्रा शुरू करता हूँ हड़प्पा सभ्यता की, और अब चर्चा करूँगा सबसे पहले मैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, जिसमें लगभग 350 नगर के आसपास मिले, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे बनी और किसने बनाई, अर्थात इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस संदर्भ में, इस प्रश्न के उत्तर में दो तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। दो तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है। पहला, प्रजातीय आधार पर। पहला है प्रजातीय आधार पर और दूसरा है सांस्कृतिक आधार पर। दूसरा है सांस्कृतिक आधार पर। प्रजातीय आधार किसे कहते हैं? प्रजातीय आधार का अर्थ है हम सब, मानव जाति जो है सभी मानव जाति के हैं, पर हम सभी अलग अलग क्षेत्रों के जो मानव थे, उन सभी मानवों की शारीरिक संरचना, उनके त्वचा का रंग, उनके बालों का प्रकार, उनके शारीरिक जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर जो अंतर आते हैं, उन अंतरों को ही प्रजातीयता कहा जाता है, उन्हें ही प्रजातीय प्रकार कहा जाता है। अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं, जैसे नीग्रेटो है, काकेशियंस है, बहुत प्रकार के मानवीय प्रजातियाँ हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि इन प्रजातियों, इस प्रजातीय आधार पर
हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वहाँ से प्राप्त जो कंकाल थे, उन कंकालों के आधार पर बहुत से कंकाल प्राप्त हुए। उन कंकालों का जब परीक्षण किया गया, प्रयोगशाला में उनका निरीक्षण किया गया, तब जाके कुछ बातें समझ में आई। सबसे पहले ये बात समझ में आई कि इस सभ्यता में मिश्रित प्रजाति के लोग थे। मुख्य रूप से 4 प्रजाति के कंकाल यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी प्रजाति है? भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे यहाँ पर। दूसरा, एल्पाइन प्रजाति के लोग थे। तीसरा, मंगोलाइट्स प्रजाति के लोग थे। और चौथा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के लोग थे। 4 प्रजातियों के लोग जो हैं इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। प्रजाति आधार पे यहाँ पर 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गई। उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो कंकाल थे वो कौन सी प्रजाति के पाए गए थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के पाए गए थे। अर्थात देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रजाति आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता अनेक प्रकार के थे, लेकिन उनमें सर्वाधिक योगदान जो है वो भूमध्य सागरीय लोगों का रहा था। भूमध्य सागरीय लोगों में कि अगर आप पहचान बताऊं तो हमारे दक्षिण भारत के अंदर जो लोग मिलते हैं उनका जो आकार है वो बहुत हद तक भूमध्य सागरीय प्रकार का ही है। सांवला कलर, गठीला बदन, शरीर मोटा थोड़ा सा, चेहरे में नाक मोटी, दांतों का जो जबड़ा है वो जबड़ा थोड़ा बाहर की ओर निकले हुए, अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रजातियां हैं। आप सब लोग जानते हैं, दक्षिण भारत के लोगों को आपने देखा हुआ है। इसी प्रकार के लोग यहाँ पर सर्वाधिक कंकालों के रूप में पाए गए। अर्थात भूमध्य सागरीय लोगों का इस सभ्यता के बसावट में, इस सभ्यता के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान माना जा सकता है। अब बात कर रहा हूँ मैं सांस्कृतिक आधार पर। संस्कृति का अर्थ है कि जैसे आज हम कहते हैं मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं भारत का हूँ, और भारत में भी हम कहते हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये वास्तव में ये विभाजन सांस्कृतिक आधार का विभाजन है। और सांस्कृतिक आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इस सभ्यता के संदर्भ में अनेक प्रकार के मत मिलते हैं। इस सभ्यता के निर्माताओं के बारे में अनेक प्रकार के मत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस सभ्यता को बसाने का जो श्रेय है वो श्रेय विदेशी लोगों को जाता है। इस सभ्यता को बसाने का श्रेय विदेशी लोगों को जाता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस सभ्यता के जो लोग थे कहीं विदेशी नहीं थे, ना ही कहीं विदेश से सीखा था, बल्कि इस सभ्यता के लोग शुद्ध रूप से देशीय थे, अर्थात स्थानीय लोगों के द्वारा ही सभ्यता का बसाया गया था। अब अगर विदेशी की बात करते हैं तो विदेशी से क्या तात्पर्य हुआ? तो यहाँ विदेश का अर्थ है कि उस समय पर कौन सी विदेशी सभ्यता थी जिसका प्रभाव हड़प्पा सभ्यता पर पड़ा, या उन्हीं लोगों के द्वारा हड़प्पा में एक नई सभ्यता का विकास किया गया। तो वो उस समय की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता थी, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की देन है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के से सीखकर हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी एक नई सभ्यता का विकास किया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा ही भारत में एक नई सभ्यता का विकास किया गया। अर्थात खास तौर से इसके 3 इतिहासकार हैं, 3 मत हैं, 3 लोग हैं, जिनमें एक तो है जॉन मार्शल, स्वयं जॉन मार्शल, एक है गार्डन चाइल्ड, और एक है जिनका नाम है मार्टिन व्हीलर। ये 3 लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की देन है, जिनमें मार्टिन व्हीलर ने तो हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया का उपनिवेश तक कह दिया था। मेसोपोटामिया का क्या मान लिया था? उसका उपनिवेश भी मान लिया था। अर्थात मार्टिन व्हीलर की मान्यता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे
वो किसी भी कारण से व्यापार, चरवाहा, किसी भी तरीके से घूमते घामते हमारे भारत की तरफ आ गए और उन्हीं लोगों ने अपने जैसी सभ्यता का विकास भारत के अंदर कर दिया। जबकि ये जो दो लोग हैं, मार्शल और चाइल्ड, वो ये मानते हैं कि भारत के लोग वहाँ पर गए, मेसोपोटामिया गए और वहाँ जाके उन्होंने सभ्यता को समझा। जैसे हम लोग नहीं होते हैं कि कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ सीखते हैं और अपने घर आके, अपने यहाँ पर वापस आके और उन जो बाहर देखी हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमारे यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उन व्यवस्थाओं को हमारे यहाँ पर भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों मानते हैं कि किसी भी कारण से भारत के लोग मेसोपोटामिया की ओर गए और उन्होंने वहाँ से जो भी कुछ सीखा उस सीखी हुई चीज़ को अपने इलाके के अंदर आके अप्लाई किया। जबकि मार्टिन व्हीलर का कहना है कि सीखा नहीं था, बल्कि वहीं के लोग थे जो यहाँ पर आकर भारत में बस गए थे और उन्होंने अपनी ही जैसी सभ्यता का विकास भारत में कर दिया। अर्थात ये जो मत है, ये मत का सबसे बड़ा आधार है। हम इसकी अगर विश्लेषण करें तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये लोग यही कहना चाहते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी समानताएं हैं। उन समानताओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि संभवतः या तो भारत के लोग वहां से सीख के आए थे या फिर वहां के लोग भारत के अंदर आए थे। कौन कौन सी समानताएं, इसकी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। ये इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी क्या है, समानता है। जैसे इन लोगों की मान्यता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मैं समानता बता रहा हूँ पहले, मेसोपोटामिया और हड़प्पा की समानता बता रहा हूँ। ये कहते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता भी कैसी है? नगरीय सभ्यता है। दूसरी समानता ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा दोनों ही सभ्यताएं जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। ये सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि दोनों सभ्यताओं की एक समानता ये है कि यहाँ पर जो नगर थे, दोनों ही स्थानों पर जो नगर थे वो नगर दो भागों में बटे हुए थे। अर्थात एक स्पष्ट रूप से दुर्ग का विकास किया जाता था। यानी मेसोपोटामिया के नगर में भी एक तरफ दुर्ग होता था और हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी एक तरफ दुर्ग होता था। चौथी बात यह है कि दोनों ही स्थानों पे जो भवन थे वो भवन ईंटों से बने हुए थे। भवन किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। पांचवी बात यह है कि दोनों ही सभ्यताओं में बर्तन जो थे वो चाक निर्मित थे। चाक निर्मित बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। दोनों ही सभ्यताओं में कुबड़दार बैल का विशेष महत्व था। कुबड़दार बैल का विशेष महत्व था। दोनों ही सभ्यताओं में व्यापार के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। व्यापार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? मोहरों का प्रयोग किया जाता था। ये लगभग कुछ समानताएं थी। जो समानताएं ये दिखाती हैं कि कहीं न कहीं मेसोपोटामिया और हड़प्पा में कोई सामंजस्य था, कोई तालमेल था। और हड़प्पा सभ्यता चूंकि बाद की सभ्यता है, किससे? मेसोपोटामिया से। अब छोटा भाई तो बड़े भाई से सीखता है, तो छोटा भाई कौन हुआ? हड़प्पा। तो संभवतः हड़प्पा ने अपने से पूर्ववर्ती मेसोपोटामिया से ये सभी तत्व ग्रहण किए और अपने क्षेत्र में लागू किए। इस आधार पर ये सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लोग, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कहीं न कहीं विदेशी प्रभाव से निर्मित हुई है। लेकिन भाई आप ये सब विद्वान जो हैं, इन सब विद्वानों के जो तर्क हैं उन्हें आज के इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। ये आज के इतिहासकार कहते हैं कि आपने ये सारी समानताएं तो दिखा दी, आपकी दृष्टि केवल समानताओं पर पड़ी, आपकी दृष्टि असमानताओं पर तो गई नहीं। जबकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा की सभ्यता में बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़े बड़े अंतर है। मानते हैं कि दोनों सभ्यताएं नगरीय थी, लेकिन दोनों में मैं भेद बता रहा हूं आपको। यहाँ पर दोनों सभ्यताओं में क्या बता रहा हूं मैं आपको? भेद बता रहा हूं कि दोनों सभ्यताएं नगरीय थी, लेकिन नगरीकरण का प्रकार अलग था। नगरीकरण करने का तरीका कैसा था? वो बिल्कुल अलग था। मेसोपोटामिया के नगरों का प्लानिंग और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्लानिंग बिल्कुल एक दूसरे से कैसे हैं? अलग अलग हैं।
कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी, तो केवल कांस्ययुगीन सभ्यता होने से ही ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मेसोपोटामिया ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था, क्योंकि उस समय पर नील भी एक सभ्यता थी। मैंने कल आपको बताया था कि मिस्र की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और थोड़ी पूर्ववर्ती सभ्यता थी। तो इस हिसाब से तो फिर हम नील का भी आधार मान सकते हैं? नहीं। इसलिए कांस्ययुगीन होना कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है। दोनों क्षेत्रों में दुर्गों का विशेष रूप से निर्माण किया जाता था, निसंदेह किया जाता था, समानता है, लेकिन दुर्गीकरण का प्रकार बिल्कुल अलग प्रकार का था। वहां के जो दुर्ग थे वो अलग प्रकार के थे, हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग अलग प्रकार के थे। निसंदेह दोनों स्थानों पर ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ईंटों का प्रकार भी अलग था, ईंटों की माप भी अलग थी, ईंटों का प्रकार भी अलग था। और सबसे बड़ी बात कि हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के जो भवन थे, मेसोपोटामिया के जो भवन हैं, उन भवनों में अधिकांश जो भवन हैं वो कच्ची ईंटों के बने थे, और कुछ भवन ही ऐसे थे जो पकी हुई ईंटों से बने थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश भवन पकी हुई ईंटों से बने थे और कुछ भवन ऐसे हैं जो कच्ची ईंटों से बने थे। तो बिल्कुल एक दूसरे का विपरीत विशेषता हो गई, इसलिए इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। निसंदेह दोनों स्थानों पर बर्तन जो हैं वो चाक निर्मित थे, लेकिन बर्तनों के प्रकार में, आकार और प्रकार दोनों में क्या है, भारी अंतर पाया जाता है। कुबड़दार बैल की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई, जहां भी कृषि प्रधानता होती है वहां पर कुबड़दार बैल की तो वैसे ही महत्व बढ़ जाता है। तो मेसोपोटामिया और हड़प्पा ही नहीं, उस समय की लगभग सभी सभ्यताएं, चीन की सभ्यताएं ले लीजिए, अन्य और सभ्यताएं भी ले लीजिए, जहां जिस भी सभ्यता में कृषि को महत्व दिया गया था, उस सभ्यता में कुबड़दार बैल का तो अपने आप ही आधार बन जाता है, महत्व बन जाता है। इसलिए केवल कुबड़दार बैल के आधार पर हम चर्चा करें तो भी यह सिद्ध नहीं होता है कि मेसोपोटामिया की हड़प्पा सभ्यता के विकास में कोई विशेष देन हो, ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते। मोहरों की बात करते हैं तो निसंदेह मोहरों में, वहां पर भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए, और भारत में भी मोहरों का प्रयोग किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेसोपोटामिया की जो मोहरें थी वो बेलनाकार हुआ करती थी, इस प्रकार की, जैसे ये पेन है, इस प्रकार की मोहरें हुआ करती थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर अधिकांश जो मोहरें थी वो आयताकार या वर्गाकार अर्थात चौकोर हुआ करती थी। तो ये सभी समानताएं के साथ साथ में बहुत बड़े बड़े अंतर भी हम देख पाते हैं। इसलिए आधुनिक इतिहासकार इस बात को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में मेसोपोटामिया या किसी अन्य सभ्यता की देन रही हो। क्योंकि अगर दोनों सभ्यताएं, अगर वहां के लोग, सोचिए कि अगर मार्टिन व्हीलर के मत को स्वीकार किया जाए तो मेसोपोटामिया के लोग अगर भारत में आके और अपनी जैसी सभ्यता का विकास कर रहे हैं तो फिर अंतर क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा अंतर तो समझिए आप, लिपि का अंतर। वहां की जो लिपि है वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि से बिल्कुल अलग है। वहां की लिपि पढ़ ली गई है, वहां की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है। क्या होती है कीलाक्षर लिपि? वहां के जो अक्षर है वो कील के आकार में लिखे हुए होते हैं। अधिकांश जो अक्षर हैं वो कीलाक्षर पाए जाते हैं, जबकि भारत में कीलाक्षर नहीं थी। भारत के अंदर भावचित्रात्मक लिपि थी। इसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। तो लिपि में भारी अंतर, मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक अपाठ्य है। अगर वहां के लोग ही भारत में आके एक नई अपनी जैसी सभ्यता का विकास करते तो लिपि में परिवर्तन क्यों हुआ? अरे भाई, अगर मैं भारत से जाके और कहीं दूसरी जगह बसता हूं और मकान बनाता हूं तो मैं निसंदेह वहां पर भी जो मकान बनाऊंगा वो मकान अपना जैसा ही बनाऊंगा। चलो, मैं हो सकता है कि वहां पर वहीं की सभ्यता के आधार पर मैं मकान बना लूं, लेकिन भाई लिखना थोड़ी चेंज करूंगा। मेरे जो अपने व्यक्तिगत जो आलेख हैं वो तो मैं मेरी ही भाषा का प्रयोग करूंगा, मेरी ही लिपि का प्रयोग करूंगा। पर यहां पर ये लिपि का अंतर क्यों हुआ? एक सबसे बड़ा अंतर बताने जा रहा हूं मैं आपको मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में। सबसे बड़ा अंतर है कि मेसोपोटामिया में जगह जगह पर मंदिर मिले हैं। जगह जगह पर क्या मिले हैं? मंदिर मिले हैं। और मेसोपोटामिया के मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिगुरात कहा जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एक भी भवन ऐसा नहीं मिला जिसे निर्विवादित रूप से हम मंदिर कह सके।
अर्थात अगर वहां के लोग ही यहां पर आकर बसे थे तो कम से कम अपने पूजा स्थल तो बनाते, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कोई पूजा स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इन्हीं आधारों पर, इस भेदों के आधार पर आधुनिक इतिहासकार इस मत को नितांत रूप से अस्वीकार कर देते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही या मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था, या इस बात को भी अस्वीकार करते हैं कि कहीं कि मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मेसोपोटामिया से सीखकर अपने यहाँ पर एक नई सभ्यता का विकास किया था। अर्थात इस मत को अब कोई भी इतिहासकार स्वीकार नहीं करता। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये जो मैंने बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है उसे उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ये बोर्ड सहायता करे, ये जो आलेख है ये सहायता करे। धन्यवाद। तो एक तो मत हो गया ये, अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, आगे की चर्चा करेंगे। दूसरा मत, एक सिद्धांत कहता है, दूसरा मत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किसी बाह्य सभ्यता की देन बिल्कुल भी नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा, यहीं के लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपनी उम्मीदों के आधार पर, अपनी स्वयं की विवेक शक्ति के द्वारा, अपनी स्वयं की सृजन शक्ति के द्वारा भारत में अपने लिए एक नई सभ्यता का विकास किया था। लेकिन यहाँ पर भी आकर मतभेद है कि देशीय का अर्थ क्या है, कौन से देशीय लोगों के द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया था। तो देशीय मत को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पर भी कई मतांतर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो आर्य थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? आर्य। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग द्रविड़ थे। जबकि एक मत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो विकास यहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था और ये एक क्रमिक विकास था। कैसा विकास था? क्रमिक विकास था। ये तीन मत आते हैं जो देशीय अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य मत। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र। डॉक्टर रामचंद्र। एक हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। इसके अलावा एक हैं केन शास्त्री और एक विदेशी इतिहासकार है जिनका नाम है पुसातकर। ये चार इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास आर्यों के द्वारा किया गया था। इन सब का जो मुख्य आधार है वो आधार है लोकेशन वाइज। ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था और आर्य सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यों की जो ऋग्वेद के अंदर जो आर्यों का मूल स्थान था वो मूल स्थान भी क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश ही था। अर्थात इन दोनों सभ्यताओं के लोगों का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र बिल्कुल समान था। एक ही क्षेत्र के अंदर दोनों सभ्यताओं का विकास हुआ। इसलिए ये इतिहासकार ये मानते हैं, रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप, केन शास्त्री और पुसातकर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास आर्यों की देन थी। लेकिन दोस्तों ये इस मत को भी अब कोई स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोनों सभ्यताओं में बहुत भारी अंतर है। मैं आपको जब आर्य सभ्यता पढ़ाऊंगा, वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा, तब आपको ये अंतर साफ साफ दिखाई देगा। जैसे एक दो चार बातें मैं अभी कर लेता हूं। जैसे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि प्रधान थे, वो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना था, जबकि आर्य सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बैल को महत्व देते थे जबकि आर्य सभ्यता के लोग गाय को महत्व देते थे। धार्मिक आधार पर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे जबकि आर्य सभ्यता के लोग अमूर्ति पूजक थे। प्रकृति की पूजा करते थे और प्रकृति की कोई मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे, इसलिए अमूर्ति पूजक थे।
अनेक प्रकार के हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार वाणिज्य में विशेष रुचि रखते थे, जबकि आर्य सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन सभी अंतरों के आधार पर अब इतिहासकार जो है, आधुनिक इतिहासकार, वो इस मत को स्वीकार नहीं करते कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आर्य लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विकास किया था। इसलिए ये मत भी अब क्या हो जाता है, अस्वीकार हो जाता है। अगले मत की मैं चर्चा करता हूँ, द्रविड़ मत। द्रविड़ से क्या तात्पर्य भाई? हमारे जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो संस्कृति के आधार पर द्रविड़ माने जाते हैं। दो इतिहासकार हैं, एक का नाम है राखलदास बनर्जी और एक का नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। ये दो इतिहासकार मानते हैं, दोनों बंगाली हैं, तो दोनों बंगाली बंधु मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो द्रविड़ों के द्वारा किया गया था। आधार बोलिए तो आधार सीधा सा है, एक मैंने अभी बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी आपसे कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं उनको प्रजातीय आधार पर भूमध्य सागरीय हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो सर्वाधिक कंकाल मिले थे वो भी कौन से थे? भूमध्य सागरीय मिले थे। अर्थात प्रजातीय आधार पर हड़प्पा सभ्यता और दक्षिण भारत के लोग समान हैं, एक जैसे हैं। दूसरी बात, लिपि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि भावचित्रात्मक लिपि है और उसका जो आकार है उसको देखने में जब हम देखते हैं तो वो बहुत हद तक दक्षिण भारतीय लिपि के से समानता रखती है। इन सभी आधारों पर इन दोनों जो इतिहासकार हैं इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास द्रविड़ लोगों के द्वारा किया गया। इनकी मान्यता है कि जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं इनके पूर्वज किसी युग में, इस ज़माने में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में रहते थे जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, और ये लोग बड़े आराम से यहाँ पर एक नगरीय जीवन व्यतीत करते थे, सुख शांति का जीवन व्यतीत करते थे। अचानक आर्य जाति के लोग आए, आक्रांत आए, मध्य एशिया से आर्य जाति के लोग आए और उन्होंने आके पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में एक हाहाकार मचा दिया, जिससे, और यहाँ के चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिवादी थे और आर्य सभ्यता के लोग लड़ाकू थे, तो आर्य सभ्यता के लोगों ने से डरकर हड़प्पा सभ्यता के भूमध्य सागरीय लोग उस स्थान को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर खिसक गए। सागरों, महासागर के द्वारा और स्थलीय माध्यम से यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के भूमध्य सागरीय लोग दक्षिण भारत में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने एक नई सभ्यता, उसी प्रकार की सभ्यता का विकास किया। ये कहानी ये इतिहासकार मानते हैं, ये तर्क देते हैं, लेकिन भाई अब इस मत को भी स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सबसे बड़ी बात है कि भूमध्य सागरीय प्रजातीय आधार की हम चर्चा करें तो भूमध्य सागरीय लोग तो केवल दक्षिण भारत में नहीं, विश्व के अनेक भागों के अंदर रहते हैं, अलग अलग अनेक भागों के अंदर रहते हैं। तो सिर्फ प्रजातीय आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भूमध्य सागर के लोग ही दक्षिण भारत में जाके बस गए थे। दूसरी बात, लिपि की अगर आप बात करते हैं तो भाई हड़प्पा सभ्यता की लिपि भले दूर से देखने पर, संभव हो सकता है कि दूर से देखने पर दोनों में समानता दिखाई दे, लेकिन आप स्वयं जानेंगे कि दक्षिण भारत की जो लिपि है वो लिपि तो सुपाठ्य है, उसे तो पढ़ लिया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि तो अपाठ्य है। दोनों की लिपि में ही कोई समानता नहीं है। ऊपरी समानता देखने पे दिख सकती है, लेकिन वास्तव मूल रूप से कोई समानता देखने को नहीं मिलती है। और ये जो कहानी अभी बताई थी इन लोगों ने कि आर्यों के आक्रमण से भयभीत होकर और भूमध्य सागरीय लोग दक्षिण भारत में जाके बस गए, इस बात का भी कोई भी साहित्यिक या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। और तो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर दक्षिण भारत में जाके बस रहे हैं तो दक्षिण भारत के अंदर जो सभ्यता का विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता जैसा होना चाहिए था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दक्षिण भारत की द्रविड़ सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है, लेकिन दोनों सभ्यताओं में अनेक मूलभूत अंतर हैं। सबसे बड़ा अंतर तो है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि द्रविड़ सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसे अनेक अंतर हैं, अनेक मौलिक अंतर हैं, इसलिए इस मत को भी वर्तमान के इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। अब तीसरी बात होती है क्रमिक विकास।
क्या होता है क्रमिक विकास? स्थानीय लोगों के द्वारा धीरे 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 अपनी आवश्यकता के आधार पर, अपने ज्ञान के विकास के आधार पर अपने जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास किया गया। और इस जीवन स्तर में सुधार करने के प्रयास के तहत ही उन्होंने अनेक नए नए साधनों, नए नए उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया। और जब उपकरण बदलते हैं तो जीवन शैली में परिवर्तन आता है। और वो ही जो लोग, वहीं के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने ही अपने स्थान पर धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले इन जो इस मत को मानने वाले जो इतिहासकार हैं, मैं उनके पहले उनके नाम आपको बता देता हूँ। उनके नाम है, सब आधुनिक इतिहासकार हैं। जैसे एक का नाम है फेयर सर्विस, फेयर सर्विस। एक का नाम है रफीक मुगल, ये पाकिस्तानी पुरातत्व शास्त्री है, रफीक मुगल। एक का नाम है रोमिला थापर, रोमिला थापर। डीपी अग्रवाल। ये सब आधुनिक इतिहासकार हैं, 20वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं। इन इतिहासकारों की मान्यता है कि कहीं ना कोई बाहर से आए थे, ना आर्य थे, न क्या थे। दक्षिण भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, जिसे हम वर्तमान में पाकिस्तान और राजस्थान, हरियाणा, ये जो इलाका है, जिस इलाके के अंदर जिसमें ये सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता में जो लोग थे वो पहले बिल्कुल चरवाहे थे, पशुपालन का कार्य करते थे। पशुपालन करते करते उनके जीवन में स्थायित्व आने लगा, और जब स्थायित्व आने लगा तो वो कृषि का कार्य करना शुरू कर दिए। मैंने बताया था ना कि जीवन स्तर में सुधार होता है, आवश्यकताओं के आधार पर जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। तो परिस्थितियां बदली, पशुपालन कम महत्वपूर्ण होने लगा और धीरे धीरे कृषि का विकास होने लगा। कृषि से उनके जीवन में स्थायित्व आया, और जब उनके जीवन में स्थायित्व आया और कृषि का उन्होंने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, तो आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा। और जब आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होता है, आप खुद ही सोचिए भाई कि आपको अपने परिवार के लिए, आप खेती करते हैं, अपने परिवार के लिए 100 मण, एक वर्ष के अंदर 100 मण अनाज की आवश्यकता है, और आपके पास 500 मण अनाज पैदा हो जाए, तो आप क्या करेंगे बोलिए? व्यापार करना शुरू करेंगे। बाकी के जो 400 मण है उसको बेचना शुरू करेंगे। तो जब आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगता है तो अन्य क्रियाएं प्रारंभ होती है, जैसे उद्योग व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय। इस प्रकार के कृषि से भिन्न अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ हो गए। और जब अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ हो गए, व्यापार प्रारंभ हो गया, तो बहुत बड़ी मात्रा में धन का आगमन हुआ। और जब धन का आगमन हुआ तो उन्होंने अपना विकास करना प्रारंभ किया। ग्रामीण परिवेश से उठकर वे लोग नगरीय क्षेत्र की तरफ, या ये समझिए नगरीय विशेषताओं की ओर आने लगे। ऐसा ही तो होता है। पहले कोई भी क्षेत्र जो होता है, पहले बिल्कुल गांव होता है, फिर उस गांव के अंदर मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य किया जाता है। धीरे धीरे कृषि बढ़ती है तो उसमें कुछ व्यापारिक क्रियाओं का, व्यापारिक और अन्य व्यवसाय जो उद्योग धंधे हैं, उनका प्रारंभ होता है। तो वो जो गांव है वो गांव कस्बों में बदल जाते हैं, उच्चतर ग्रामीण हो जाता है, या पूर्व नगरीय व्यवस्था हो जाती है। और धीरे धीरे जब उस क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य वाले जो लोग हैं वो अधिक हो जाते हैं, तो कृषि वाले लोग वहाँ से निकलकर बाहर की ओर चले जाते हैं, और वो पूरा जो क्षेत्र है वो केवल व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे करने वाले लोगों का ही हो जाता है। और इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसी को नगर कहा जाता है। मैंने प्रारंभ में बताया था आपको कि जिस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या कृषि और पशुपालन के साथ जुड़ी हुई है, उसे ग्राम कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य व्यवसायों से जुड़ी जनसंख्या जहां पर अधिकांशतः रहती है, उसी को नगर कहा जाता है। तो धीरे धीरे ये जो गांव थे, ये गांव ही धीरे धीरे किस में परिवर्तित हुए? कस्बों में। और कस्बे धीरे धीरे किस में परिवर्तित हुए? नगरों में। इस प्रकार स्थानीय लोगों के द्वारा, इन इतिहासकारों, आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि स्थानीय न कहीं बाहर से आए थे, न कोई और थे, न कुछ सीखा था,
बल्कि यहीं के जो स्थानीय लोग थे उन स्थानीय लोगों ने ही अपने जीवन स्तर में सुधार किया और सुधार करते करते गांव से इन शहरों को इस क्षेत्र को नगरीकृत कर दिया। इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और वर्तमान में अधिकांश इतिहासकार इसी मत को स्वीकार करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कहीं बाहर से आई हुई सभ्यता नहीं थी, स्थानीय लोगों के द्वारा ही क्रमिक विकास के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था। ये है, मैंने आपको पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो पूरा का पूरा मैंने एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। मैं चाहता हूं और आपके जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, रीट की परीक्षा में हम बहुत ज़्यादा डीप प्रश्नों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको डीप से डीप चीज़ें समझाने की कोशिश करें और कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कोचिंग तो बार बार कोचिंग थोड़ी की जाती है। हर बार के लिए एक नई कोचिंग की जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। एक बार में इतना अच्छा ढंग से पढ़ा जाए कि एक अध्ययन अनेक प्रकार की परीक्षाओं में आपके सहयोगी हो सके। तो केवल रीट ही नहीं, आप आगे से आगे सोचने का, बड़ी से बड़ी चीज़ें सोचने का प्रयास करें, बड़े से बड़े उद्देश्य बनाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जगह काम आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं मैचिंग के प्रश्न। एक साइड में दे दिया मत और दूसरी साइड में दे दिया उस इतिहासकार का नाम। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ बड़े आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। पीडीएफ के अंदर जो आपको मिलेंगे उसके अंदर ये सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब चीज़ लिपिबद्ध रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि फिर भी आप एक बार इसको पूरे को स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये चीज़ आप दोहराने में आपके लिए आसानी हो जाए।